हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीटेट जुलाई 2023 की जो सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने पढ़ लिया है बाल विकास में हमने पढ़ लिया है विकास व वृद्धि व उन दोनों में अंतर पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे वंशक्रम और वातावरण की। तो शुरुआत करते हैं। वंशक्रम तथा वातावरण। वंशक्रम तथा वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस प्रकार हमारे यानी बालक के विकास में सहायता प्रदान करती है। तो सबसे पहले एक मोटी एक बात हमें मालूम होनी चाहिए कि जो विकास है यानी डेवलपमेंट है वो क्या है। तो जो विकास या डेवलपमेंट जो है वो जो है वो किसका वंशक्रम तथा वातावरण। वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। क्या? विकास यानी डेवलपमेंट जो है वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल या वंशक्रम तथा वातावरण के अन्योन्य क्रियाएं से या अंत्य क्रियाएं से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी वंशक्रम यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट तथा एनवायरनमेंट। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी कि विकास जो है विकास बराबर वंशक्रम इनटू वातावरण, यानी विकास जो है वंशक्रम तथा वातावरण की अन्योन्य क्रियाएं से जो प्राप्त होता है उसको विकास कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी थी। तो मुख्य रूप से ये हमें ये ध्यान रखना है। तो इसका आगे हम बात करते हैं। तो अब हम वंशक्रम के बारे में बात करेंगे। तो वंशक्रम के बारे में बात करते हैं। वंशक्रम यानी हेरिडिटी। अब वंशक्रम क्या है? वंशक्रम क्या है? जो वंशक्रम वह है जो हमें माता पिता से, जो हमारे बुजुर्गों से, जो रक्त के द्वारा डीएनए के द्वारा जो गुणसूत्रों से जो प्राप्त होती है उसके द्वारा आगे का जो जीव बनता है, जो जीवन चलता है, वह जो लक्षण होते हैं वो सारे किस में आते हैं? वंशक्रम में आते हैं। यानी वंश के द्वारा यानी हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है और हमारे द्वारा जो हमारी पीढ़ियों में जाता है उसको क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं। तो इसकी सामान्य जो परिभाषा है वो क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा किसका? जीव का निर्माण होता है। जीव का निर्माण होता है तथा बुजुर्गों के जो लक्षण होते हैं यानी हमारे माता पिता, दादा दादी तथा बुजुर्गों के लक्षण आगे की पीढ़ी
में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं, वंशक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं। अब वातावरण की भी हम परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वंशक्रम के बारे में, कैसे शिशु की उत्पत्ति होती है, वो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले वातावरण के बारे में जो परिभाषा है उसको जान लेते हैं। वातावरण, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? तो इसमें वातावरण में क्या, वातावरण में कि मान लो जो वंशक्रम के अलावा जो भी भाग है जिससे जिससे बालक का विकास होता है, वंशक्रम के अलावा जो भी बातें हैं, यानी जो भी भाग है उसके द्वारा, जिसके द्वारा मानव का विकास होता है, बालक का विकास होता है, वो सभी किस में आती है? वातावरण में। तो वातावरण क्या? वह बाह्य कारक, वह बाह्य कारक, वह बाह्य कारक जिसके द्वारा मानव का विकास होता है, मानव का विकास होता है, उसे वातावरण कहते हैं, वातावरण कहते हैं। अब ये वातावरण कौन कितने प्रकार का होता है, ये छोटी सी बात है वातावरण की, अभी तो छोटी सी बात करेंगे, क्योंकि आगे सिद्धांत है वातावरण और वंशानुक्रम से, तो उससे रिलेटेड आगे बड़ी बात करेंगे। पहले ये दो प्रकार का होता है, ये जान लेते हैं। एक तो होता है जैविक, इसमें जो कारक होते हैं, बाह्य कारक जो बता रखे हैं, वो कारक दो तरह के होते हैं। एक तो जैविक कारक होते हैं, एक तो जैविक कारक, एक भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक, या आप समझ लीजिए इसको भौतिक, तो इसमें जैविक में भी सामाजिक कारक, सामाजिक कारक। अब जो बालक वातावरण में जो जैविक जो क्रियाएं होती है, जैसे वातावरण में जो मान लो किसी जीव जंतु जो होते हैं, ये सभी क्या होंगे? जैविक कारक। और सामाजिक कारक जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी जो भी जो समाज से रिलेटेड जो कारक होते हैं, वो सारे इस सामाजिक कारक में आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वंशक्रम और वातावरण में क्या क्या अंतर है। वंशक्रम के उदाहरण क्या है? वंशक्रम के उदाहरण जैसे जो वंशक्रम का उदाहरण, जैसे किसी शिशु का उत्पन्न होना, ये सब क्या है? वंशक्रम का उदाहरण। जैसे लंबाई, वंशक्रम में क्या है? वंशक्रम जैसे लंबाई बढ़ना, लंबाई जैसे किसी माता पिता किसके लंबे हैं, तो बेटा भी चांस यही रहते हैं अधिकतर कि बेटा भी लंबा होगा। जैसे रंग रूप भी जो माता पिता का होता है वही बेटे का होता है, और रंग रूप भी उसमें आ जाता है, लंबाई भी आ जाती है उसमें। और जैसे मोटाई भी आ जाती है कि कोई किसी के माता पिता मोटे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बेटा भी मोटा होता है। और बाल है, और आँखें हैं, जैसे किसी माता पिता की आँखें बुरी हो, तो ये होता है कि, या बुजुर्गों में उनके पूरे परिवार में आँखें बुरी हो, तो बेटे उसके जो आगे वाली पीढ़ी की भी आँखें बुरी होती है। तो ये वंशक्रम के उदाहरण है। वातावरण के उदाहरण तो आपको सामान्य तौर पर याद ही है कि वातावरण के द्वारा जैसे शिक्षा प्राप्त होती है, वातावरण के संस्कार, समाज, संस्कृति, ये सब क्या है? वातावरण के द्वारा प्राप्त होती है। तो वातावरण के ये उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे कि शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है, जो कि वंशक्रम से होती है।
अब हम बात करेंगे शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शिशु की उत्पत्ति जो होती है, ये माता और पिता, इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने? 46 गुणसूत्र। इनमें भी 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब माता के द्वारा 23 गुणसूत्र जाते हैं और पिता के द्वारा भी 23 गुणसूत्र जाते हैं। अब ये तीनों 23 मिलकर 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं इनको कहते हैं अर्धकोश, अर्धकोश या जनन कोश कहते हैं, जनन कोश। ये 23 गुणसूत्र होते हैं दोनों, उनको अर्धकोश या जनन कोश कहते हैं। अब ये 46 गुणसूत्र मिलते हैं, 23 मिलकर, इनको कहते हैं संयुक्त कोश। क्या कहते हैं? संयुक्त कोश, संयुक्त कोश कहते हैं। अब संयुक्त कोश है, इसी संयुक्त कोश को दूसरा नाम होता है जाइगोट। जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि माता पिता दोनों के गुणसूत्र के मिलने से जो एक कोशिकीय संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होती है, ये हमेशा ध्यान रखनी है कि एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। तो इसमें प्रश्न आता है कि मानव जीवन की शुरुआत कितने कोशिका से होती है? तो एक कोशिका से होती है। तो क्या होता है? मानव जीवन की शुरुआत कितनी? एक कोशिका से होती है। और दूसरा, ये जो जाइगोट होता है ये सुई के नोक के समान होता है, सुई के नोक के समान होता है। अब जो लिंग निर्धारण है उसकी बात करते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लिंग निर्धारण करते हैं तो इसमें जो माता के द्वारा जो 22 जो गुणसूत्र होते हैं, माता पिता दोनों के द्वारा 22 इधर के और 22 इधर के, ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं काय गुणसूत्र, यानी जिससे शरीर का निर्माण होता है। इधर का जो एक गुणसूत्र होता है 23वां, गुणसूत्र जो होता है 23वां गुणसूत्र, 23वां गुणसूत्र जो होता है एक गुणसूत्र, और इधर का जो एक गुणसूत्र है, ये दोनों मिलकर क्या निर्धारण करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। अब ये एक गुणसूत्र कौन सा है? तो माता में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, और पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY। मैं आपको अलग अलग नहीं समझा रहा, इसमें एक में समझा दूंगा, जिससे आपको वक्त भी आपके बचेगा और जल्दी भी अच्छे से भी समझ में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। माता में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, और पिता में जो होते हैं XY। अब अगर इधर से X और इधर से X मिलता है तो क्या लड़की का, ऊपर बता देता हूँ आपको, इधर से और इधर से XX मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है, और अगर इधर से X और इधर से Y मिलता है तो लड़के का निर्माण होता है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि जो लिंग के निर्धारण में, यानी लड़का या लड़की होने में जो मुख्य भूमिका जिसकी होती है वो होती है पिता की होती है। क्यों? क्योंकि उधर से यानी माता की तरफ से तो XX क्रोमोसोम ही निकलेंगे, लेकिन पिता के द्वारा XY क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र निकलेंगे। तो अगर X गया तो लड़की होगी, और अगर Y गई तो लड़का होगा। समझ में आ गया? अब हम जाइगोट से शुरुआत करते हैं, जिससे शिशु का निर्माण होता है। अब ये जाइगोट जो होता है
ये होता है एक कोशिकीय। ये क्या होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। अब ये एक कोशिकीय होता है, तो ये क्या होता है? एक कोशिकीय शुरू में ये एक अंडा होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय अंडा होता है, लेकिन 15 दिन में इनमें ये कितने कोशिका हो जाती है? 32 कोशिका हो जाती है। यानी वो जब अंडा फूटता है 16वें दिन अंडा फूटता है, तो ये प्रश्न आता है 16वें दिन जब अंडा फूटता है तो कोशिका कितनी होती है? कितनी? 32। यानी जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो 32 कोशिका, या 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो 32 हो जाएंगे, यानी 16वां दिन चलेगा फिर अगले दिन, तो 16वें दिन जो जब अंडा फूटता है तो कितनी कोशिका होती है? तो कोशिका कितनी होती है? 32 होती है। तो 16वें दिन जब अंडा फूटता है 32 कोशिका हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? भ्रूण होता है। उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो अब भ्रूण का निर्माण हो गया। भ्रूण का काल कितना होता है? 2 महीना होता है। कितना? 2 महीना होता है। अब भ्रूण में 3 परतें पाई जाती है। वो 3 परतें आपको समझाता हूँ। भ्रूण 3 परतें कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म में क्या होती है? जो शरीर की जो बाह्य जो चीज़ें हैं, जैसे त्वचा, बाल, ये सब जो आते हैं वो किसमें? एक्टोडर्म। यानी जो बाह्य जो होता है, जो बाह्य परत, इसमें क्या आती है? इसमें आती है मांसपेशियाँ, हृदय व लीवर की परतें। अब ये क्या होती है? ये होती है मध्य परत। अब ये तीसरा एंडोडर्म जो होता है, उससे हृदय का, लीवर का, जो शरीर के जो आंतरिक भाग है आदि, यानी शरीर के जो आंतरिक भाग है, शरीर के आंतरिक भाग का निर्माण, यानी ये जो होती है, ये होती है आंतरिक परत। आंतरिक परत। तो और इसका जो शिशु का जो गर्भकाल होता है कितना होता है? 180 दिन से 330 दिन रहता है। और सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। तो हमने ये बात करी सामान्य तौर पर जो शिशु का निर्माण होता है वो कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड। कल हम बात करेंगे वंशानुक्रम वातावरण के जो सिद्धांत है उनके बारे में। थैंक यू AK लर्निंग वर्ल्ड।